10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर लापता छात्राएं मिली हैं। स्कूल से लापता ये छात्राएं मिल गई हैं सकुशल, और जीआरपी झांसी ने प्लेटफॉर्म पर घूमते इनको पकड़ा। स्कूल से गायब हुई थी 11वीं की ये स्टूडेंट्स हैं। पुलिस की टीम और परिजन झांसी रवाना हो चुके हैं। छात्राओं की तलाश में जुटी थी पूरी मथुरा पुलिस। 3 टीमों का गठन किया गया था। परिजनों ने लापता की शिकायत दर्ज करवाई थी और अब ये लड़कियां घूमते हुए मिली हैं। लापता छात्राओं की सूचना मिली और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे ये तीनों लापता छात्र जो हैं अब पुलिस के पास हैं। 23 को थाना वृंदावन क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियां चली गई थी, जिस संबंध में थाना वृंदावन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस काफ़ी प्रयास और मेहनत करके दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। गिझौर के पास का यह एनकाउंटर है। थाना सेक्टर 24 में हुआ यह एनकाउंटर। तो एक बदमाश गोली लगी है उसको, गिझौर के पास ये एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नोएडा में ये एनकाउंटर किया गया है। बदमाश जिसके गोली लगी, जो गोली लगने के बाद घायल हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं 10 कदम में। योगी सरकार ने आजम खान की पेंशन रोक दी है। आजम खान को लोकतंत्र सेनानी के तौर पर पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब इस पेंशन को बंद कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। आजम खान अभी जेल में हैं। उनके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और इसीलिए उनकी ये पेंशन बंद कर दी गई है। साल 2005 में जब मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आजम खान को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया था। तभी से उनको ये पेंशन दी जा रही थी, लेकिन अब इसे योगी सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि कई मामले चल रहे हैं इस समय आजम खान पर। क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड बना हुआ है। इसी के मद्देनजर आजम खान की पेंशन रोक दी गई है। तो ये बड़ी खबर, हम आपको इस पर अपडेट दे देते हैं कि आजम खान को जो लोकतंत्र सेनानी पेंशन मुलायम सिंह यादव की सरकार में लगाई गई थी, उसको बंद किया गया है। 2005 से ये पेंशन मुलायम सिंह यादव की तरह से लोकतंत्र सेनानी के रूप में आजम खान को मिल रही थी, जिसे अब रोका गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई आज 6ठे दिन भी जारी रहने वाली है। कल विपक्ष के भारी विरोध के बीच में सरकार ने धर्मांतरण रोकने संबंधी विधेयक को पारित कर लिया था। इसे देखते हुए आज भी सत्र की कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार माने जा रहे हैं। आज 6ठा दिन है। तो इससे पहले आपको बताएं कि कल बजट प्रस्ताव पर भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी टोपी पर कटाक्ष किया। सीएम ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि टोपी पहनने वालों को बच्चे कैसे गुंडा ना समझें। योगी आदित्यनाथ ने टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक बच्चे ने टोपी पहने नेता को गुंडा बता दिया था। अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। सीएम योगी के टोपी वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी से आखिर इतना डर क्यों है। क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद को टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। टोपी पर शुरू हुआ तंज अब वार पलटवार में बदल गया है। बढ़ते आगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने 2 बच्चों को सकुशल रिहा कराया है। मसूरी के डासना से इन बच्चों को सकुशल रिहा कराया गया है और मसूरी के डासना से इन बच्चों के अगवा होने की खबर आई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। गाजियाबाद से 2 बच्चों को रिहा कराया गया। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। मसूरी के डासना से हुआ था इन बच्चों का अपहरण। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस आगे कार्रवाई भी कर रही है।
सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो चुकी है। 2 बच्चों को ले जाते वक्त एक शख्स देखा जा रहा है। बच्चों को बहला फुसलाकर ये शख्स ले जा रहा है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर पीएफआई के पकड़े गए सदस्य रऊफ ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उसके खाते में 35 लाख रुपए आए और ये बात उसने कबूली। उसने बताया कि कई बैंक खाते और विदेश से फंडिंग हुई थी। रऊफ शरीफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का महासचिव है, जिसने ये बात कबूल की है। लखनऊ से गिरफ्तार बदरुद्दीन और फिरोज से भी शरीफ संबंध उजागर हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां पर थाने से हटेंगे टॉप 10 अपराधियों के फोटो। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीपी का आदेश अब जारी किया गया है। डीजीपी ऑफिस से फोटो हटाने का सर्कुलर जारी हुआ है। फरार और घोषित अपराधियों की फोटोज नहीं हटेंगी। थानों के डिस्प्ले बोर्ड से हटेंगे टॉप 10 अपराधियों की तस्वीरें। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय से जारी हो चुका है सर्कुलर। फरार और घोषित अपराधियों के नाम फोटोज जारी करने पर रोक नहीं। बढ़ते हैं आगे। 10 कदम में ललितपुर से खबर, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस की टीम राजघाट रोड पर पेट्रोल पंप पर लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने गई थी और इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने एनकाउंटर के दौरान की ललितपुर से, जहां पर 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार भी हो गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। लोगों ने घेराबंदी करी, रोकने की कोशिश करी तो ये इस तरफ सुनसान की तरफ भागने लगे। जब इनको पीछे से और रोकने की कोशिश करी तो ये और तेज़ी से भागे। शायद गाड़ी इनकी डिस्बैलेंस होकर नीचे गिर गई खाई में। जब इनकी बाइक नीचे गिर गई तो इन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग स्टार्ट कर दी। क्रॉस फायरिंग में पुलिस की तरफ से एक बदमाश को गोली लगी है और वो घायल हो गया था। हमारे 2 सिपाही भी उसमें घायल हुए थे, तो सभी तीनों लोगों को हमने तत्काल हॉस्पिटल वहाँ भिजवा दिया है। सभी का इलाज जारी है। बलिया के बैरिया में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत की खबर है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवक बाजार से खरीदारी करके घर लौट रहे थे, तभी इनके ऊपर हाई टेंशन लाइन तार टूटकर गिर गई, जिसमें तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। यह क्षेत्र में आज एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में एक मोटरसाइकिल पर जा रहे युवकों के ऊपर तार गिरने से 3 युवकों की मृत्यु हो गई है और इसमें पुलिस बल मौके पर है और युवकों के शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी परिजनों की तहरीर होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बलिया के बाद खबर वृंदावन धाम से है, जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय पुनर्वास केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही ऋतंभरा ने बताया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं। साथ ही यहां पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बच्चों के रहने की पूरी व्यवस्था है। विद्यालय भी होगा, रहने की व्यवस्था भी होगी, बच्चों का प्रशिक्षण भी होगा। उनको जो अभाव है शारीरिक या मानसिक, उसके बीच में तलाश होगी कि क्या है वो, जो उनके गुण को जागृत किया जाए और उनको अपने योग्य बना दिया जाए। ऐसे दिव्यांग बच्चों को परिवारों में भी बहुत उपेक्षाएं झेलनी पड़ती है। खबर महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस से जुड़ी हुई, जिसमें महज 40 घंटे के अंदर किडनैप हुए बच्चे को बरामद कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को गाइड किया था। 17 फरवरी को बच्चे का अपहरण हुआ। 2 लोगों ने बच्चे को किडनैप किया। किडनैपर्स बच्चों को लेकर अहमदनगर चले गए थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर आरती सिंह लगातार किडनैपर्स को फॉलो कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 40 घंटे के अंदर ही बच्चे को बरामद सकुशल किया गया। जो बच्चे जिन्होंने पहले अलर्ट रेज किया, जहां से हमें सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, लोगों ने खुद आके कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ फुटेज ये हमारा देख लीजिए। कुछ जिसने वॉलंटियर किया, जिसने हमें मदद की ऑटो ढूंढने में, उन सारे लोगों को हम अभी रिवॉर्ड दे रहे हैं। हमें फिलहाल टाइम नहीं मिला। एक ये बहुत बड़ा हमारे लिए विषय था, पर
ललितपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पूरे जिले में अवैध शराब के ठिकानों पर सघन छापेमारी की जा रही है। इस दौरान मंडावरा पुलिस ने 250 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। थाना पुराकला पुलिस ने 140 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कार्रवाई के दौरान ही पुलिस ने 1500 किलोग्राम लहन नष्ट भी कर दिया और कई भट्टियां तोड़ दी गई हैं। बढ़ते आगे, देवरिया जिला अस्पताल का हड्डी रोग विभाग इस समय खुद बीमार चल रहा है। विभाग में केवल गंदगी का अंबार देखा जा रहा है और बदहाली देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवरिया से। और कहने को तो यहाँ पर 4 डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी समय से नहीं आते हैं। विभाग में किस कदर बदहाली है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है इस खबर को। अब प्लास्टर चढ़ाने में इस्तेमाल किए जाने वाली पट्टी को जमीन पर रखकर काटा जा रहा है। देखिए किस तरह से ये प्लास्टर जो चढ़ता है उसकी पट्टी को जमीन पर रख के काटा जा रहा है। अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि इस कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। सफाई करके काटते हैं, उस पर काट नहीं पाते हैं। इस पे मरीजों का इन्फेक्शन नहीं फैलने का डर रहता है। सफाई रहता है तो कैसे फैलेगा। जमीन पे वहीं पे आप चप्पल रखे हैं, बगल में लोग जूता रखे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या करें सर, इस पे काट नहीं पाते हैं, क्या करें। ये कहाँ पे यूज होगा? हाथ में होता है। सर ये आपने जो एक बहुत गंभीर मसला उठाया है, ये कल इसके पहले मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया था। अभी संज्ञान में आया, मैं तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर रहा हूँ ताकि कोई भी मरीज को जो है संक्रमण ना हो। अब खबर मौत के कुएं से जुड़ी हुई सहारनपुर से है, जहां पर सरसावा कस्बे में हजरत मखदूम साहिब के सालाना उर्स पर लगने वाले मेले में नियम कानून को ताक पर रखकर मौत का कुआं लगाया गया। आरोपों के मुताबिक आयोजकों, ठेकेदारों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हुआ। मौत के कुएं के अंदर चलने वाली गाड़ियों के ना तो कागज हैं और ना ही चलाने वालों के पास लाइसेंस। इतना ही नहीं, वो बिना हेलमेट और सेफ्टी कवर के इस मौत के कुएं में बाइक और कार चलाते रहे। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बदायूं की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर कुछ महिलाओं ने बीएसए ऑफिस पर हंगामा किया जाकर। ये महिलाएं एक स्टाफ के ट्रांसफर होने का विरोध कर रही हैं। ये मामला बढ़ा तो डीएम ने भी इंटरफेयर किया, जिसके बाद मालूम चला कि ये महिलाएं बीएसपी से जुड़ी हुई हैं और इन्हीं में एक का पति बीएसए ऑफिस में बाबू के पद पर तैनात था, जिसका तबादला कर दिया गया। हालांकि विरोध कर रही महिलाओं ने बीएसए पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यहाँ पर महिलाएं और सारे इसमें इनके समाज के शिक्षक भी हैं और वो आके यहाँ मुझे धमकाया आके मारने के। अगर मुझे कुछ होता है, मेरा रिटायरमेंट का टाइम है, मुझे कुछ होता है, मैं भी बीपी का और हार्ट का मरीज हूँ, अगर मुझे कुछ होता है इसका सारा जिम्मेदारी अमित भास्कर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए फाइनल का छात्र लापता हो गया है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लापता छात्र बिहार के अररिया जिले का रहने वाला है। मंगलवार दोपहर से वो हॉस्टल से गायब है। उसका मोबाइल भी बंद है। शमशाद मार्केट इलाके के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में करीब 2:30 बजे आफ्ताब हॉल के आसपास देखा गया था। इसके बाद से ही उसका सुराग नहीं लग पा रहा है। छात्र नेता फरहान जुबैरी छात्र के गायब होने को लेकर अलीगढ़ पुलिस और डीएम अलीगढ़ को ट्वीट भी कर चुके हैं। जो लड़का गायब हुआ है उसका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। अशरफ अली नाम का लड़का है जो बीए स्पेनिश फाइनल ईयर का स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। वो कल तकरीबन 3 बजे से उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा है और उसका कोई पता नहीं है। सारे रिश्तेदारों ने उसके मालूम कर लिया, सब जगह पता कर लिया, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मैंने ट्विटर के थ्रू भी अलीगढ़ पुलिस और एसएसपी और अलीगढ़ डीएम को भी इख्तला करा है और उन्होंने ट्विटर पर भी जवाब दिया है। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जाकर सिविल लाइन थाने में तहरीर भी दे दी है और सिविल लाइन थाने की पुलिस अपने काम में लग भी गई है। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस से दरख्वास्त है कि जो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है उसे ढूंढने में जल्द से जल्द कोशिश करें और जल्द से जल्द उसे ढूंढें। संगम की रेती पर लगे हुए माघ मेले में यूं तो तरह तरह के साधु संत पहुंच रहे हैं, लेकिन माघ मेले में एक बाबा अपने अनोखे रूप
को बनाए हुए जिस तरह से है, उसके चलते वो सुर्खियों में है। ये हैं अनाज वाले बाबा। इन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन जल्द हो, इसके लिए अनोखा प्रण लिया। अनाज वाले बाबा ने अपने सिर पर ही कई तरह के अनाज की बालियां उगा ली हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। संत अमरजीत रविदास जिला सोनभद्र के मारकुंडी से प्रयागराज के माघ मेले में आए हैं। इनका ये अनूठा हठ योग मेले में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। जौ धारण महाराज इसलिए हम किए, जब घर से चले तो हम सोचे चले संगम में जौ जमाएंगे। राम मंदिर बन रहा है, वहीं चल के हम इसका निर्माण करेंगे। वही मेरा निर्देश के साथ आज मंदिर जितना जल्दी बन जाए, हमारा यही कहना है। क्या क्या है सर में आपको? हमारे सर में चना है, जौ है और मेथी होगा, 2-4 पेड़ उर्दी होगा, यही सब होगा और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। बेगर मट्टी का सेवा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं 10 का दम। अब बताएं आपको कि बंगाल चुनाव में योगी योगी होने वाला है। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की डिमांड बहुत ज्यादा है। 2 मार्च को बंगाल के मालदा में सीएम रैली करने वाले हैं। मालदा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के मालदा में मौजूद रहेंगे, जहां पर रैली को संबोधित करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिम बंगाल में इस साल के चुनाव बेहद दिलचस्प, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार के लिए डिमांड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो अब जल्द ही आपको 2 मार्च को मालदा में दिखने वाले हैं, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। तो बीजेपी एक तरफ बम्पर जीत का दावा कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने हैं चुनाव, बेहद दिलचस्प ये चुनाव रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ फायर ब्रांड नेताओं में शामिल, चुनाव प्रचार करने वालों में शामिल योगी आदित्यनाथ की डिमांड चरम पर। हमारे साथ अनामिका और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, जल्द ही योगी योगी हम सुनने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल में मालदा में रैली करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है, इस बीच में लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो वहां पे प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सभी की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम पर थी, जो कि फाइनल हो चुका है। अब 2 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में अपनी पहली रैली करेंगे मालदा में, जहां से ये माना जा रहा है कि मार्च के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई और दौरे भी हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के गढ़ में, ममता के गढ़ में हुंकार भरने के लिए। लेकिन ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे बिहार चुनाव की बात करें हम, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों के चुनाव की बात करें, जहां भी चुनाव हुए हैं वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है और पार्टी को इसका फायदा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, और लगातार अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर तमाम दिग्गज नेता वहां पे बीजेपी परिवर्तन यात्रा कर रही है, उसको लेके ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो 2 मार्च को हो रहा है मालदा में, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए बात करते हैं बायजूस यंग जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में हो जाती है, उसका कमाल छोटी सी उम्र में दिखना शुरू हो जाता है। नेटवर्क 18 इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको मिलवा रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़ी पीवी सिंधु इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। देखना ना भूले बायजूस यंग जीनियस 27 फरवरी शाम के 7:30 बजे न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर। मैं इन्हें क्वीन ऑफ बैडमिंटन मानता हूं, पीवी सिंधु। ओह माय गॉड, देखिए। I hope you got surprised. Yeah. जब मैं बैडमिंटन शुरू किया था, ऐसा नहीं था कि I will become a world number 1. But the only thing is, we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. And at the age of 10, you've achieved a lot, and now you're achieving a lot more. And I'm sure that you will get many more medals for the country. And I would wish you all the very best, and I believe that you can do it.